आज हम कुछ नई चीज़ पढ़ेंगे और वो क्या है? सारणिकों के गुणधर्म। छठवां, सारणिक का प्रयोग करते हुए बिंदुओं 3, 1 तथा 9, 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालिए। तो सारणिक का उपयोग करते हुए निकालना है भाई, है नहीं? तो क्या करेंगे? अभी क्षेत्रफल निकालते थे तब x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 सारणी निकाल जी कहते थे। अब यहाँ दो ही बिंदु दिए, एक एक्स वाई मान लो अपने मन से। अब देखो कैसे, यहाँ पर एक खास बात ये है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 है नहीं, पेज नंबर 105। इधर देखो, अच्छा सा सवाल है और कुछ यूं कह रहा है कि एक बिंदु दे रखा है जिसका नाम चलो ए रख देते हैं, एक बी दे रखा है। कितना दे रखा है? 3,1। ठीक है, दूसरा क्या दिया है? 9.39, 9,3। हमें इस रेखा ए बी का समीकरण निकालना है, ए बी का समीकरण, वो भी सारणिक का अनुप्रयोग करते हुए, सारणिक का प्रयोग करते हुए। ए बी का समीकरण निकालना। समीकरण क्या होता है? एक ऐसा एक्स वाई में संबंध जो उन सभी बिंदुओं द्वारा सेटिस्फाई हो जो इस रेखा पर हो। ऐसी नो, मान लेते हैं वो पॉइंट हो सकता है यहाँ हो सकता है कि इसके बढ़ाए हुए किसी पार्ट पर हो सकता है कि इसके इस साइड बढ़ाए हुए किसी पार्ट पर हो, कहीं पर भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ है, थोड़ी देर के लिए मान लिया हमने किसी वो पॉइंट है और जिसकी निर्देशांक क्या है? x, y। तो x, y यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, वहां पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो इस रेखा पर। हमेशा ए बी और सी क्या कहलाएंगे? संरेख कहलाएंगे। इसका मतलब इन तीनों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा। या फिर यूं कहें कि ये तीनों संरेख हैं, सो आप संरेख वाली कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, संरेख क्यों है? क्योंकि ए बी का समीकरण निकालना है और ए बी एक रेखा है और ए बी पर ही सी होगा जो मूव करेगा या तो दाएं या बाएं, आगे पीछे कहीं भी। समीकरण जो निकालते हैं वो जनरली जो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हो उसमें कार्तीय तल का नाम क्या होता है? एक्स वाई। एच के मान लो, फिर एच को एक्स रख दोगे, के को वाई, है नहीं? तो जो मानोगे उन दो चरों में समीकरण मिलेगा। जनरली आपके इक्वेशन जो होती हैं सरल रेखाएं की, वो एक्स वाई के पदों में होती हैं, लेकिन आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि हो सकता है त्वरण का समीकरण टाइम के पदों में दिया हो, तो ए और टी ये चर हो, दो चर हो, कोई भी दो चर राशि हो, यहाँ पर एक्स वाई नाम लिख दिया, आप अपना नाम और इनका नाम यूज कर सकते हैं, पहला अक्षर, है नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए सी और बी तीनों बिंदु कैसे हैं? संरेख हैं। संरेख होना बहुत जरूरी है, तभी वो रेखा बना पाएंगे तीनों मिल के। और सी आपका कैसा पॉइंट है? फिक्स पॉइंट नहीं है, मूवमेंट करता रहेगा वो अपने हिसाब से। ऐसा हमें जुगाड़ निकालना है, इन दोनों के बीच में संबंध निकालना है जो हमेशा इनको संतुष्ट करे, तभी रेखा बनेगा। अब उसको आप जानते हैं संरेख हैं, तो ये कंडीशन आपकी वैलिड हो जाएगी। ये सारणी कितना होगा? 0। यहाँ पर रख दो तो कितना आएगा? 3, 1, 1 और दूसरा 9, 3, 1 एक्स वाई 1 इक्वल टू 0। अब इसको सरल कर लो, प्लस माइनस प्लस, तो +3 कोष्टक 3 माइनस वाई माइनस 1, ठीक है, 9 माइनस एक्स प्लस 1
9y माइनस 3x इक्वल टू 0। इसको हल करो, 3 तिरका 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस x प्लस 9y माइनस 3x इक्वल टू 0। सही है। x वाले पद लिख लो, x माइनस 3x कितना बचेगा, माइनस के 2x माइनस 3y प्लस 9y 6y प्लस ये 0। इसको उधर ले जाओ तो 2x इक्वल टू 6y, तो x इक्वल टू 3y। तो ये आपका वो समीकरण है जो रेखा का है, जो मूल बिंदु से हमेशा गुजरेगा। क्यों, कैसे पता, 0 0 सेटिस्फाई करेगा ना इसको, कुछ भी रख दो 0 0 0 आएगा दोनों साइड। तो ये आपका वो सरल रेखा है जो इसको प्रदर्शित करेगी हमेशा। ध्यान से देखो, इसको रख के देखो, इसमें संतुष्ट करेगा, इसको भी रख के देखो वो भी करेगा, और भी कोई 2 पॉइंट 4 5 6 पॉइंट इसके बीच में होंगे, सब करेंगे। लाखों पॉइंट से मिलकर बनती है एक रेखा, तो वो सभी करेंगे। तो हमें ये निकालना था, ये बीजगणितीय रूप से ये एक रेखा को प्रदर्शित करती है, ज्यामितीय रूप से ये वो रेखा है। ठीक है, और इसी को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इसी को तो हल किया, कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया, संरेख होने का, सारणिक का उपयोग हो गया। नहीं समझ तो फिर लिख लो, पढ़ेंगे। कोई और सवाल पूछना उसमें, तो हमने लगाए नहीं। ये कह रहे हैं कि यदि चतुर्भुज दिया हो तो कैसे आएगा क्षेत्रफल, 2 त्रिभुज बना लो। ये आपको मालूम है पॉइंट, ये भी पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट, इसका निकाल लो, इसी तरीके से इसका निकाल लो, दोनों को जोड़ दो। एक तो ऐसा कर सकते हो, एक दूसरा जुगाड़ है वो भी आपको बताया गया होगा कभी। अब देखो शांत रहो, ये सुनो, सारणिकों के गुणधर्म पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि कुछ सारणिक का मान निकालना यदि आप खोल देंगे किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अनुदिश, तो उसकी गणना करना काफ़ी कठिन होती है, गुणा भाग करना पड़ता है, समझे। तो गुणा भाग से बचने के लिए हमें 8 गुणधर्म दिए गए हैं, उनमें से कुछ ज़्यादा उपयोग होंगे, कुछ कभी नहीं होंगे। तो पहले तो एक एक करके लिखते हैं और उनको समझते भी चलते हैं, एक आध उदाहरण लेके तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले तो आपको ये पता हो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। आपके में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा, पेज नंबर 91 पर गुण 1 लिखा हुआ है किताब। क्यों, इसमें लिखा हुआ है, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, फिर उसको समझ लेंगे। इससे भी पहले आप एक काम करें, 3x3 का एक गुणधर्म लिख लेते हैं, वो सारणिक लिख लेते हैं। ठीक है, ये है मान लीजिए A1 B1 है नहीं, C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये इस सारणिक का मान निकालना है। तो ये मान कितने तरीके से निकाल सकते हैं वो पहले सुन लो ध्यान से। यहाँ पर एक तो मैंने नाम सबके अलग अलग रख दिए, नाम सबके अलग अलग ना रख के मुझे लिखना चाहिए था A11 B1 A12 A13, जैसे सारणिक में नाम रखते थे अवयव का, कौन सी पंक्ति में कौन से स्तंभ में कौन सा एलिमेंट है, उस हिसाब से। चलो लिख लेते हैं। हाँ, ये जो
प्रत्येक के रूप में यहाँ लिखा हुआ, ये केवल एक इंफॉर्मेशन देता है आपको कि तीसरी पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ में है ये नंबर। बाकी क्या होगा वो नंबर, प्लस का होगा, बटे का होगा, जीरो होगा, माइनस होगा, उससे हमें कोई खास लेना देना फिलहाल अभी नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस सारणी को 6 तरीके से खोल सकते हो, और चाहे जिस तरीके से खोलो आंसर एक ही आएगा। जनरली हम अभी तक जो करते थे वो पंक्ति 1 के अनुदिश या पंक्ति स्तंभ 1 के अनुदिश खोलते थे, और आता क्या था पहले वो लिख लेते हैं। पहली पंक्ति में कितने लोग हैं वो लिखो, 1 1 1 2 और 1 3, ये नंबर हैं जो पहली पंक्ति में हैं। इस अवयव का कोफैक्टर का नाम बताओगे क्या होता है? C11, इसका C12, इसका, ठीक है, और लिख लो और उनको उन्हीं नंबर के साथ गुणा कर दो और जोड़ दो, तो आप पाएंगे कि जो भी आएगा वो इसका मान हो गया। ये पंक्ति 1 के अनुदिश खोलने पर इतना आएगा। अब C11 है तो यहाँ प्लस आएगा, C12 है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, C13 है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि C11 का फॉर्मूला या Cij का फॉर्मूला क्या होता है? I प्लस j इंटू MI, और ये सारणिक होता है जिसको हम कहते हैं कि प्लस A11, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, तो ये सारणिक ही तो लिखते हैं वहाँ पर, इसका गुणा माइनस इसका गुणा, ठीक है। यदि इस पंक्ति के अनुदिश खोलेंगे तो पहले इस पंक्ति के सभी सदस्य लिख लो, A21, A22 और A23, इसका कोफैक्टर 21 22 23, और इसको, तो ये जो प्रसार है इस सारणिक का वो पंक्ति 2 के अनुदिश है। 3 के अनुदिश खोलना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? 31 32 और 33, C31 C32 और C33। तो ये जो है ये भी इसी सारणिक का मान है। जैसे कल हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था, किसी को आधार तो किसी कोई ऊंचाई, 3 तरीके से निकाला था, क्षेत्रफल तो फिर त्रिभुज का है तो मान तो बराबर होंगे। इसको इसके अनुदिश खोलें इतना आएगा, इसको इसके अनुदिश खोलें इतना आएगा, इसको अनुदिश खोलें इतना आएगा, आएंगे तो बराबर ही, क्योंकि सारणिक तो एक ही है। करके भी देखेंगे अभी आप जिसके अनुदिश। तो ये तो पंक्ति के अनुदिश हो गया, ये R1 के अनुदिश हो गया आपका, ये R2 के अनुदिश हो गया, और ये R3। कई बार हमें जरूरत पड़ेगी ना R1 R2 R3 से अनुदिश नहीं खोलना है, C1 C2 C3 के अनुदिश खोलना है, तो इनके सदस्य लिखो, क्या लिखोगे? 1 1 2 1 और 3 1, इसका कोफैक्टर, और इनको तो भी वही मान आएगा। और दूसरे स्तंभ के अनुदिश खोलेंगे तो 1 2 2 2 और 3 2, C32 C22 और C12, इसी तरीके से तीसरा स्तंभ। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? बराबर। ये जो हमने खोला C1 के अनुदिश, ये C2 के अनुदिश, ये तो किसी सारणी को किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश खोल सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। अब हम किसके अनुदिश खोलेंगे किसके अनुदिश नहीं खोलेंगे वो इस बात पर निर्भर करेगा कि इनमें से कौन सा ज़्यादा जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इस पंक्ति में 2 जीरो हैं तो वो जल्दी कैलकुलेट हो जाए, क्योंकि गुणा होने के बाद ये नंबर तो सीधे सीधे जीरो हो जाएंगे, वही उसमें दिमाग लगा देंगे। तो जिस पंक्ति जिस स्तंभ में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो मिलेंगे उसी के अनुदिश खोलेंगे। क्यों खोलेंगे? जल्दी करना है ना, सही सही करना है, मेहनत कम करनी है, तो हम जीरो की तलाश में रहेंगे हमेशा। तो इसका मान हम निकालेंगे बाद में, ये एक जनरल बात है। अब मान लीजिए गुणधर्म 1 क्या कहता है, थोड़ा पढ़ो। गुणधर्म 1 आपसे क्या कह रहा है, पढ़ो थोड़ा। मैं शून्य होता है, ऐसा क्यों बोल रहा? इस गुणधर्म को पहले लिखते हैं,
ठीक है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। ये आपको एक पेज में लिखने हैं, टोटल 8 के 8 हैं, 8 लिखने हैं और उनको रीड आउट करना है, मतलब पढ़ना है, रटना नहीं है, केवल पढ़ना है, दिमाग में उसका सारांश घुसाना है। फिर तुम ये जाप करते रहो सेम सेम, उससे कुछ नहीं होगा। क्या 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 लिखा है इसमें? यदि सारणिक, कोई भी सारणिक हो सकता है, वो 2x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है, 4x4 का भी हो सकता है, और भी कुछ भी हो सकता है। सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ, ठीक है ना, का प्रत्येक अवयव शून्य है, ठीक है ना, तो सारणिक का मान शून्य होता है। अब ये बात आपको इसलिए और अच्छे से पच जाएगी क्योंकि आपको पता है कि एक सारणिक को 6 तरीके से खोल सकते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इस पंक्ति के सभी लोग 0 हैं, तो हम इसी पंक्ति के अनुदिश खोलेंगे। तो देखो 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग, 0, अच्छा जी वाला, हाँ R3 है ना, ये R3, 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग। मान लीजिए कि ये वाला स्तंभ 0 है, तो C2 के अनुदिश खोलेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। कोई भी, उसने एक उदाहरण देके समझाया है आपको और जिसमें 0 है उसी के अनुदिश खोल दिया तो 0। अब मान लीजिए आपका मन कर रहा है, दिलो दिमाग कह रहा है कि हमें उसके अनुदिश नहीं खोलना, किसी और के अनुदिश खोलना है, तो उसके अनुदिश खोलो, तो भी 0 ही आना है। फालतू में तुम अपना खोपड़ा और खराब करोगे, टाइम और बर्बाद करो, हैं, ठीक है ना। तो देखो इन्होंने जो एग्जाम्पल दे के समझाया आपको, वो क्या लिखा है यहाँ पर, A1 A2 A3 0 0 0, यहाँ पर क्या लिखा, C1 C2 C3। बताओ किस पंक्ति और किस स्तंभ के अनुदिश खोलना चाहते हो। वैसे तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर कहता है कि कम से कम समय में जब रिजल्ट वही आना है तो क्यों फालतू मेहनत करें, लेकिन नहीं, दिमाग को खुरापात तो सूझता ही है नहीं। तो पहले तो हम जिसमें ज़्यादा 0 हैं उसके अनुदिश खोलने की बात करते हैं। देखो यहाँ से शुरू करते हैं, प्लस साइन लगाओ, बगल में माइनस, फिर बगल में प्लस, फिर माइनस, ये तरीका होता है प्लस माइनस साइन लगाने का। ये तो हमेशा प्लस रहेगा, फिर उसके पड़ोसी माइनस, फिर इसका पड़ोसी माइनस, फिर उसका पड़ोसी प्लस, एकांतर क्रम में चलते रहते हैं। चेक भी कर सकते हो, ये कौन है, 2 1, 2 1, 2 और 1 का जोड़ कितना होता है, विषम, तो माइनस, 2 2 सम, और ये 2 3 फिर माइनस। तो इसके अनुदिश खोलेंगे तो क्या लिखोगे बताओ, लिखने की जरूरत नहीं है, -0 कोष्ठक प्लस 0 कोष्ठक -0 कोष्ठक। फालतू में यहाँ क्यों दिमाग लगाएं कि क्या आएगा, क्योंकि गुणा होने के बाद वो 0 हो जाना। लगाते रहोगे, गुणा करोगे 2 4 5 10 सेकंड तो बर्बाद होंगे ही ना, जब आना ही है 0। अब मान लीजिए किसी को मन कर रहा है कि इसके अनुदिश खोलना है, कॉलम 1 के अनुदिश, चलो खोल के देखते हैं, ऐसा तो ना कुछ नई चीज खोज हो जाए, देखते हैं। तो C1 के खोलते हैं तो कितना आएगा, प्लस A1 कोष्ठक, ये छोड़ दिया जाएगा, इसका इसका गुणा होगा, माइनस इसका इसका गुणा, कितना आएगा, नहीं आएगा। और ये -0, आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर प्लस C1, देखो ये 0, ये भी 0, तो इतनी मेहनत करने पर तुम्हें मिला क्या, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यदि किसी सारणी में कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ के सभी अवयव 0 हैं तो इसको बिना कैलकुलेट किए हम सीधा उसका मान 0 रख देंगे। ये बंद कर दो, ठीक है, अननेसेसरी हरकतें मत करो यहाँ पर, नहीं तो मैं बता दी, तुम जानते नहीं हो मुझे, मेरे को इस बात का कोई भय नहीं रहता कि कोई आएगा या नहीं आएगा,
मैं पहले सोता था, बाद में भी सोता रहूँगा। तुम्हें कहा है तुमने पढ़ने के लिए, तो तुम पढ़ने आए हो तो तुम पढ़ो। तो इसको नोट करो तुम यहाँ से। और वो गुणधर्म नंबर 1। दूसरा गुणधर्म क्या कह रहा है वो पढ़िए। कह रहा है कि यदि किसी सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, भाषा में ना लिख के सिंबॉलिकली, कि मान लीजिए ये कोई एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है, वर्ग आव्यूह, जितनी पंक्तियां उतने स्तंभ, तभी तो वर्ग कहलाएगा। और इस ए के संगत जो आपका परिवर्त होगा, परिवर्त आव्यूह, उसको कैसे लिखते हो, ए टी या फिर ए डैश, है नहीं? तो इससे वो कैसे प्राप्त करते हो, जब सभी पंक्तियां वो स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में, तो इससे वो प्राप्त हो जाता है। तो ये जो गुण है नंबर 2, ये कह रहा है कि इसका सारणिक निकालो या फिर उसके परिवर्त का सारणिक निकालो, दोनों बराबर होते हैं। एक आध उदाहरण करके देख लेते हैं, ठीक है? तो इसको आप भाषा में लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो सिंपल सा सांकेतिक रूप में लिख लो, वो ज़्यादा याद रहेगा। एग्जाम्पल के लिए छोटा सा कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे 1 2 -1 0 1 2, ये कोई एक सारणिक है। दूसरा सारणिक भी लिख लेते हैं जो कि इसी से बना है। इसमें ये पंक्ति है, उसको स्तंभ बना दो, क्या बन जाएगा 1 2 -1। दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ बना दो 0 1 2। तीसरी पंक्ति है, तीसरा स्तंभ बना दो। तो यहाँ से यहाँ कैसे आए, जो पंक्तियाँ थी उनको क्या बना दिया। अब इसका मान निकालो इसका मान निकालो कितना आ रहा है, इसका भी निकालो और देखो बराबर आएगा। तो प्लस माइनस प्लस, हमने इसके अनुदेश से क्यों लिखा, क्योंकि वहाँ हमें दिख रहा है 1 0 तो है ही कम से कम, तो कुछ ना कुछ हमारा गुणा भाग करने में समय बचेगा। तो +1 कोष्टक, ये कितना आएगा 0 -4, सही है। ये -0 ख़त्म और ये +1 कोष्टक, इसको और इसको छोड़ देंगे, फिर 2 दूनी 4 -1 कितना आएगा 4 + 1, कितना आएगा जी -4, ये 0 और ये 5, हल करेंगे 1 आया, मतलब इस सारणिक का मान 1 आया। अब इसी सारणिक में एक बदलाव किया हमने, जिसमें सभी पंक्तियां R1 R2 और R3 जो थे उनको बदल दिया C1 C2 और C3 में, तो ये बन गया। अब इसका भी मान निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है, प्लस माइनस। इसके अनुदेश से क्यों खोला, चाहे इसके अनुदेश से खोलो मान तो सेम आएगा, लेकिन इसके अनुदेश से खोला क्योंकि वहाँ 1 0 है। पूरे सारणिक में तो 2 0 दिख रहे हैं, लेकिन वे 2 0 किसी ना तो एक पंक्ति में है और ना किसी एक स्तंभ में, ठीक है ना। सो हम जिसमें है 1 0 कम से कम उसी का काम चलाएंगे, छोड़ दें। कितना आएगा जी 0 -4, फिर -0, फिर +1, 2 दूनी 4 और +1। ध्यान में देखो जी, तो वही बना होगा, नहीं लिखा, -4 -0 +5। इसलिए ये कह रहे हैं कि ए का सारणिक निकालो या ए के परिवर्त का सारणिक निकालो, दोनों सेम होंगे। उसी को भाषा में यूं कह सकते हैं कि किसी भी सारणिक की सभी पंक्तियों को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो सारणिक के मान में
कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको लिखो तुम पहले। तो ये दो गुणधर्मों में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। पहला कह रहा है कि यदि किसी पंक्ति या स्तंभ में सभी लोग जीरो हैं तो उसका मान जीरो है। दूसरा कह रहा है कि यदि सभी पंक्तियों को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता या अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा गुणधर्म पढ़ लो क्या कह रहा है। यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का मान में चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। इसको हम लिखेंगे सांकेतिक रूप में ही लिखेंगे और आपको यहाँ से एक बात समझ में आएगी कि क्या कह रहा है। देखो गुणधर्म नंबर 3 ये कह रहा है आपसे कि एक सारणिक है कोई A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2, ये कोई एक सारणिक है। इससे एक नया सारणिक बनाया आपने। कैसे बनाया? या तो आपका मन कर रहा है कि इस पंक्ति को पूरी को इस पंक्ति से अदला बदली कर दें, तो क्या बन जाएगा? B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3, ये बनेगा सारणी। इसका मान निकालोगे, यदि 2 आ रहा थोड़ी देर के लिए उदाहरण के लिए, तो उसका -2 आएगा, ये कह रहा वो। तो इन दोनों में इसका मान जो होगा वो ये बराबर नहीं आएगा। कितने का अंतर आएगा? माइनस का। यदि इसका मान आ रहा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए डेल्टा, तो इसका कितना आएगा? ठीक है। लेकिन केवल 2 पंक्तियों को या 2 स्तंभों को बदलने पर। अब मान लीजिए आपने मन कर रहा आपका कि यहाँ से यहाँ पहुँच गए। अब आपका मन कर रहा है यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे? जब आपने R1 और R2 को इंटरचेंज किया, अदला बदली करी। अब हो सकता है कि कुछ ऐसा खास ज़रूरत पड़ जाए आगे कि आपको स्तंभ बदलना है, तो स्तंभ से क्या होगा, किस में बदलना है? उसमें बदलना है। मान लीजिए आपको मन कर रहा है कि C1 स्तंभ को बदलना है किससे? C3 से, अदला बदली करनी है केवल। तो कितना आएगा यहाँ पर? B3 A3 C3 B2 A2 C2 और यहाँ पर B1 A1 C1, ये आएगा। आपको मालूम है इसका मान था इतना, एक बार परिवर्तन किया तो आया माइनस डेल्टा, फिर माइनस आएगा क्योंकि एक बार फिर कर दिया ना आपने। किसी भी 2 स्तंभों को परस्पर बदल देते हैं तो सारणी के मान में केवल माइनस का अंतर आता है। इसका कितना था? तो इसका कितना आएगा? इतना आएगा। वो कितना हो जाएगा? तो यदि आप एक बार अदला बदली करते हैं या 3 बार करते हैं या 5 बार करते हैं या 7 बार करते हैं, विषम बार करते हैं, तो माइनस आएगा। सम बार कर दोगे तो उसका मान फिर वही हो जाएगा। करके देख लो। इसमें अभी हमने उदाहरण के लिए ये क्वेश्चन लिखा था थोड़ी देर के लिए और मान निकाला था। कितना आया था? 1 आया था। अब हम क्या करेंगे, इसी में एक काम करेंगे कि पंक्ति को बदल देते हैं। किस पंक्ति को किससे बदल दें? जिससे बदलना हो जिसको। मान लीजिए हमने R1 पंक्ति को बदल दिया, किससे बदल दिया? R2 या R3, जिससे भी बदलना हो। तो क्या होगा? दूसरी वाली जहाँ थी जैसी थी वैसी रहेगी और दूसरी वाली कितनी थी? 0 1 2। R1 जो थी वो क्या बन जाएगी? R3 1 2 -1 और जो R3 थी 1 2 0। अब इसका मान कैलकुलेट करोगे तो आपका 1 ना आके -1 आएगा। करके देखते हैं कितना आ रहा। तो फिर वही बात,
प्लस माइनस, इसके अनुदिश खोलो या इसके अनुदिश खोलो, बात एक ही है क्योंकि दोनों जगह एक ही जीरो है। देखते हैं कितना था, +1 कोष्टक कितना आएगा जी, -1 -4 फिर -0 उसके बाद +1, ठीक है। 2 दूनी 4 -0, 4 -0 हल करते हैं, ये आएगा -5 -0 प्लस के 4 = इसका था 1 तो इसका आया -1। परिमाण उतना ही है, केवल चिन्ह का अंतर आता है। एक बार बदलेंगे तो चिन्ह का अंतर आता है, 3 बार बदलेंगे तो चिन्ह का अंतर आएगा, 5 बार बदलोगे तो चिन्ह का अंतर आएगा, सम बार बदलोगे तो प्लस उतना ही रहेगा और विषम बार बदलोगे तो। अब इसमें भी मान लो इंटरचेंज करना चाहे तो कुछ भी किसी से भी किसी को, मान लीजिए इस पंक्ति को या इस पंक्ति को या फिर इस पंक्ति को या फिर इस स्तंभ को या इस स्तंभ को या फिर इस और इसको, तो फिर माइनस आएगा सो प्लस कर देगा, फिर वापस वहीं पहुंच जाओगे। तो गुणधर्म नंबर 3, 2 और 1 बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट होनी चाहिए कि क्या कह रहे हैं। 1 कह रहा है कि यदि किसी पंक्ति स्तंभ में सभी लोग 0 हैं तो मान 0 है। दूसरा कह रहा है कि सभी पंक्तियों को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्ति में बदल दें तो अपरिवर्तित रहता है मान। तीसरा आपसे कह रहा है कि यदि किन्हीं 2 पंक्तियों को या किन्हीं भी 2 स्तंभों को आपस में बदल दें तो सारणी के मान में केवल माइनस का अंतर आता है, ठीक है। इसको लिखो पहले तो।